और चलिए आपको सीधे जयपुर लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त इंदिरा शक्ति मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग की जा रही है। अनुसूचित जाति विभाग की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद मौजूद हैं। मैं सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई। कभी जुए में हार गई, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई, कभी जुए में हार गई, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सत्युग हो, इल्जाम मुझी पर आता है। क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य बढ़ता है, कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बन जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। हे तेरे पसीना माथे पर, दिल में मेरे घबराहट है। जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में भींच लिया। एक ने मुंह पर हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर तासा कर डाला, मर्यादा के आंचल को फिर जा कर डाला। मारा है मुझको, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है। बर्बरता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया, उन घनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी, खून से लथपथ हो गया। सबने तस्वीरें खींची, जी हाँ सबने तस्वीरें खींची, पर मदद को कोई आगे न आया, पर मदद को कोई आगे न आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो। ये चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई। जब होश में आई इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, सब मुझे यही समझाते हैं। ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। अरे भूल चाचा हुआ उसे, ये लड़के फिर भी बच ही जाएंगे। तू लड़की है, ये दुनिया वाले तुझे पर प्रश्न उठाएंगे। क्यों कोई नहीं था साथ में, क्यों निकली थी अंधेरी रात में। क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। प्रश्नों की इस भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। सब भूल जाओ कहने वालों, सब भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। कैसे भूलूं उन रातों को, कैसे भूलूं उन रातों को, मुझको छूते उन हाथों को। उन सारी तकलीफों को कैसे भूलूं उन चीखों को। मेरे शरीर की चोट तो बस कुछ दिन में ही बढ़ जाएगी, लेकिन मन की पीड़ा सारी उम्र साथ रह जाएगी। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ कहने वालों, याद रखो ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पर बेसुध बहने बेटी आपकी भी हो सकती है। और इस दर से बढ़कर और कोई दर नहीं हो सकता, जो नारी का अपमान करे को कभी मर्द नहीं हो सकता। तो आप प्रण लो मेरे साथ और ये आह्वान करो, तो आप प्रण लो मेरे साथ और ये आह्वान करो। अपनी मर्यादाओं को समझो और नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। धन्यवाद। मैं आई एम शक्ति। वाह वाह वाह। बहुत ही मार्मिक और भावुक कविता, बहुत ही सुंदर लफ्जों में पिरोई उसने। किम भारतीय, ग्रेड 3 की स्टूडेंट। वेल डन किम। इस प्यारी सी बच्ची के लिए एक बार फिर आप सभी की तालियां इसकी हौसला अफजाई के लिए। और इसी बीच हम अनुनय कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्रीमान गोविंद सिंह डोटासरा जी से आज की इस इंदिरा शक्ति मोबाइल ऐप लॉन्चिंग समारोह में अपनी बात रखें। श्रीमान डोटासरा साहब। परम आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, सम्माननीय मेरे बड़े भाई राजेश जी जो हमारे एआईसीसी में अध्यक्ष हैं एससी प्रकोष्ठ के, हमारे राजस्थान सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री आदरणीय ममता भूपेश जी, आदरणीय गोविंद मेघवाल जी, आदरणीय भजनलाल जाटव साहब, हमारे पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री जी के सलाहकार और हमारे कमिश्नर स्काउट गाइड निरंजन आर्य जी, सम्मानित मंच हमारी महिला आयोग की अध्यक्षा रेहाना जी, सम्मानित मातृशक्ति, यहां पर उपस्थित तमाम सबको
सबसे पहले तो मैं कल महिला दिवस था, इसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने हम सबको यहां इकट्ठा करके इस मातृशक्ति को और कैसे शक्ति दी जाए, कैसे आगे बढ़ने के लिए उसका हौसला बढ़ाया जाए, कैसे उनको सुविधाएं दी जाए, कैसे इनके आगे बढ़ने के रास्ते और ज्यादा अच्छे तरीके से खोले जाएं, इसके लिए चर्चा परिचर्चा और उसके साथ में एक ऐप का जो आज लॉन्चिंग किया गया है, मैं समझता हूं हम सब बधाई देना चाहता हूं सब मातृशक्ति को कि ये ऐप जो हमारी आयरन लेडी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के नाम से है, यह हमारे सबके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। सोशल सिक्योरिटी में अगर और मातृशक्ति में बेटी को आगे बढ़ाने में अगर हिंदुस्तान में चर्चा की जाए तो सबसे अव्वल हमारा प्रदेश और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आते हैं। आपने देखा होगा कि जब जब इनको मौका मिला है राजस्थान में, तब तब हमेशा सामाजिक सुरक्षा का ताना बाना कैसे मजबूत हो, पिछड़े लोग कैसे आगे बढ़ें, बेटियां कैसे पढ़ें, बेटियां सुरक्षित कैसे रहें, बेटियों के आगे बढ़ने का किस प्रकार से अवसर प्रदान किए जाए, इनके लिए क्या क्या योजनाएं बनाई जाएं और इन योजनाओं का लाभ अंतिम छोर में बैठी हमारी माँ बहन बेटी को कैसे मिले, इस बात की हमेशा चेष्टा करते हैं। आपने देखा होगा कि पहले जब मुख्यमंत्री थे सेकंड कार्यकाल में मुझे भी एमएलए साथ रहने का मौका मिला। निशुल्क दवा, निशुल्क जांच, अगर इसमें सबसे ज्यादा किसी को फायदा मिला तो मुख्यमंत्री जी वो माँ बहनें बेटियां, ये महिला शक्ति थी। क्योंकि आदमी तो फिर भी कहीं न कहीं शहर में चला जाता है, लेकिन जो घर में माँ बहन होती है, जो बेटी होती है, उसके प्रति अभी भी समाज उतना सकारात्मक सोच नहीं रखता और वो खुद माँ बहन भी ये कह देती है कोई बात नहीं, छोटी मोटी जुकाम है, मुझे कोई दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इस योजना का अगर सबसे ज्यादा कहीं लाभ मिला तो हमारी माँ और बहनों को, मातृशक्ति को मिला। और पेंशन की जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, अगर उसमें सबसे ज्यादा मान और सम्मान अगर किसी को मिला तो वो हमारी मातृशक्ति थी। आपने देखा अब की बार भी बजट में, मैं अगर 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूं तो आप देखिए, जब दोबारा हम लोग 2019 में सरकार में आए थे तो सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा था कि देखिए डोटासरा जी, हमको हमारी बेटियों को सशक्त बनाना है, सुरक्षित करना है। इसके लिए सबसे पहले 10वीं और 11वीं की बच्चों को सुरक्षा देने के लिए, उनको प्रशिक्षण करने में, आत्मरक्षा प्रशिक्षण देने के लिए 10 करोड़ रुपए से एक शुरुआत की और हमारे 1000 स्कूलों के अंदर बेटियां जो थाने के पास में थी वहां से वो प्रशिक्षण की शुरुआत हुई और वो आगे से आगे बढ़ रही है। अब की बार पिछले बजट में आपने देखा कितनी कॉलेजें खोली और एक घोषणा आपने देखा होगा कि जहां भी हमारी 11वीं और 12वीं में 500 बच्चियां होंगी, उनको सारी की सारी वो स्कूलें कॉलेज क्रमोन्नत हो जाएंगी। मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई फैसला हिंदुस्तान में कभी कहीं नहीं हुआ होगा। और ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम, अगर इसका फायदा मिलेगा तो कर्मचारी को मिलेगा, लेकिन अगर सबसे ज्यादा सशक्त हुई है तो वो हमारी माता और बहन और बेटी हुई है। क्योंकि पेंशन कर्मचारी को मिलती है, लेकिन अगर वो भगवान का प्यारा हो जाता है, चला जाता है, उसके बाद में उसकी पत्नी को जो सिक्योरिटी समाज में पेंशन के रूप में उसकी मिलती है वारिस के तौर पे, तो मैं समझता हूं उससे बड़ी सुरक्षा कोई हो नहीं सकती है। अभी आपने देखा होगा कि जितनी बालिका स्कूलें हैं राजस्थान में, आपको पता नहीं होगा, शायद बजट आपने वैसे तो देखा था। अब की बार एक आपका बहुत ही प्रशंसनीय कार्य रहा माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं जब गया गंगानगर और हनुमानगढ़ में कल, तो लोग कह रहे थे हमने सबने बजट का ध्यान में है और सबने हमने बजट को देखा है। मैंने कहा यूट्यूब के ऊपर देखा, हमने सारे कार्यालयों में देखा, तो एक एक बच्चे के ये ध्यान में है। तो वहां पर आपने जो घोषणा की थी वो सब मुझे बता रहे थे कि जो बालिका प्राथमिक विद्यालय है वो ऑटोमेटिक इस अगले 70 से 1 अप्रैल से वो 5वीं वाली 8वीं में हो जाएगी, 8वीं वाली सीधी 12वीं में हो जाएगी।
और जहां 500 बच्चियां हैं वहां बालिका कॉलेज हो जाएगी। अभी जो घोषणा की थी बजट में, मेन बजट में, तो 36 महिला कॉलेज हैं, केवल और केवल महिला कॉलेज हैं। आप देखिए राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान में कोई स्टेट नहीं ऐसा नहीं होगा जहां पर इस तरह के फैसले मातृशक्ति को मजबूत करने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए, और जो पालनहार योजना है जिससे माता बहनों को संबल मिलता है, विधवाओं को संबल मिलता है, मैं समझता हूं बच्चों को पालने के लिए, उसमें भी इन्होंने जो पैसे बढ़ाए, ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला हमारे मुख्यमंत्री जी का रहा। तो अगर मैं पूरी बातें करने लगाऊंगा तो शाम तक रात हो जाएगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और हमारे कांग्रेस का आला कमान हमेशा एक सोच रहा है कि हम मां, बहन, बेटी को इज्जत दें, उसको शिक्षा का वातावरण प्रदान करें, उसको सुरक्षित कैसे रहे इस दिशा में हम लोग कदम उठाएं। और हमेशा से प्रियंका जी ने जिस प्रकार से महिला शक्ति की ब्रांड एम्बेसडर बनकर के पूरे हिंदुस्तान में अलग जगाने का काम किया है, और जिस प्रकार से राजीव गांधी जी ने महिलाओं को आरक्षण देकर के उनको चाहे राजनीति हो चाहे दूसरे क्षेत्र हो उसमें आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान किया, ये सारे के सारे अगर फैसले कहे हुए हैं तो वो कांग्रेस की सरकारों में हुए हैं, और राजस्थान में वो सबसे ज्यादा अग्रणी भूमिका में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किए हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं ये इस आयोजन के लिए, मुझे भी मौका मिला। निश्चित रूप से हम सबका धर्म बनता है, हम सबका दायित्व बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि हम हमारी मां, बहन, बेटियों को सुरक्षा प्रदान करें, उनको शिक्षित होने का वातावरण प्रदान करें, उनको सशक्त बनाएं, उनको आत्मनिर्भर बनाएं, और उनको आत्मरक्षा के लिए वो सारे हथियार दें जिससे वो स्वाभिमान के साथ में अपना जीवन यापन कर सके और अपना जीवन आगे बढ़ा सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्रीमान डोटासरा साहब का भी बहुत बहुत आभार अपनी मोटिवेटिंग वर्ड्स के लिए, हम सभी को प्रेरित करने के लिए। आज के इस समारोह, इंदिरा शक्ति मोबाइल ऐप लॉन्चिंग समारोह में आप कह सकते हैं कि सभी जो बालिकाएं और महिलाएं हैं उनकी एक स्वर में, संवेद स्वर में ये आवाज है कि गिव अस फ्रीडम नॉट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। लीलोतिया जी, हमारे कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश जी, भजन लाल यादव साहब, गोविंद राम जी मेघवाल, महिला आयोग के अध्यक्षा बहन रियाना रियाज जी, एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी निरंजन आर्य जी, निर्मल पवार जी और तमाम उपस्थित यहाँ मेरी बहनें, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत पसंद था कि इंदिरा शक्ति मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग के अवसर पर मुझे आपके बीच में रहने का अवसर मिला। इसके लिए मैं राजेश लीलोतिया जी को धन्यवाद देता हूँ। और बहुत ही गरिमामय प्रोग्राम है। जिस रूप में आप यहाँ बैठे हुए हैं महिला शक्ति के रूप में, कल ही महिला दिवस था, तो मैंने 2-3 बातें कही थी। एक बात मैं रिपीट करना चाहूँगा कि महिलाओं का सशक्तिकरण इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री जी बनी तभी हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया के मुल्कों ने देखा कि हिंदुस्तान में एक महिला जो देश की प्रधानमंत्री हैं किस प्रकार शासन कर रही है, और महिलाएं शासन कर सकती हैं। ये ताकत इंदिरा गांधी ने पूरे देश को, दुनिया को दिखाया। उनके वक्त में ही परमाणु विस्फोट हुआ पोखरण के अंदर, उनके वक्त में ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, बांग्लादेश बना, हरित क्रांति आई, गरीबी हटाओ के नारे दिए गए, 20 पॉइंट प्रोग्राम प्रस्तुत किया गया, और एक आयरन लेडी के रूप में उनकी पहचान बनी। अटल बिहारी वाजपेयी को कहना पड़ा लोकसभा के अंदर, इंदिरा गांधी एक दुर्गा का रूप है। आप समझ सकते हैं कि इंदिरा गांधी क्या थी। इंदिरा गांधी को आप प्रतीक मान करके एक कॉन्फिडेंस रखें दिमाग के अंदर, जिंदगी में आपको कैसे आगे बढ़ना है। और राजीव गांधी ने भी जो 73वां संविधान संशोधन किया, उसके बाद में
महिलाओं को जो अवसर मिले हैं प्रधान बनने के, प्रमुख बनने के, मेयर बनने के, सरपंच बनने के, वार्ड पंच बनने के, पहले नहीं मिल सकते थे। पहले पुरुष प्रधान इस देश के अंदर प्ले स्टोर पे महिला जाके को आप- कौन सरपंच बना है, इक्का दुक्का छोड़ दीजिए। आज कानून बनने के बाद में महिलाएं लाखों की तादाद में सब पदों पे आ रही है। तो आप सोच सकते हैं कि किस रूप के अंदर महिला का एम्पावरमेंट हो रहा है, एम्पावरमेंट हो रहा है। उसी रूप में हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे हम लोग आने वाले वक्त के अंदर, सरकार तो अपना काम करेगी, कोई कमी नहीं आने देगी, पर बजट में हम कोशिश करते हैं कि महिलाओं को एक मैसेज दें। अभी इस बार मैंने बजट में 1,33,00,000 महिलाओं को 1,33,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन देने का फैसला किया है। जितनी चीन की योजना है, 5 लाख का पहले बीमा था, उसको मैंने 10 लाख का किया है। अब आपकी सरकारी अस्पताल में जाओगे आप लोग तो इलाज बिल्कुल निःशुल्क होगा आपका। अंदर जाओ, बाहर निकलो, चाहे वहां भर्ती हो, चाहे भले आईपीडी हो, ओपीडी हो, सब फ्री रहेगा। इसको मैं आपसे इसलिए जोड़ रहा हूं कि जब मैंने पहली बार 10 साल पहले दूसरी बार मुख्यमंत्री था, तब मैंने दवाएं फ्री करी थी और टेस्ट फ्री किए थे। तो एक गांव का व्यक्ति मुझे मिला, उसने कहा आपका फैसला बहुत अच्छा फैसला, इससे लड़कियां बच जाएगी, घरों में लड़कियां बच जाएगी। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? वो कह रहे बच जाएगी, लड़के नहीं बचेगा, दवाई उनको फ्री मिलेगी। नहीं नहीं, माँ बाप जो है वो अगर लड़का या लड़की बीमार होते हैं, लड़का होता तब तो उसको ले जाते हैं अस्पताल के अंदर कि पैसा 2 पैसा खर्च कर दें, कोई बात नहीं। लड़की है तो कहते अपने आप ठीक हो जाएगी, कौन पैसा खर्च करे। अब आपने मुफ्त कर दिया, निःशुल्क कर दिया दवाइयाँ और टेस्ट। अब माँ बाप जो है लड़की को भी इलाज कराने के लिए ले जाएंगे क्योंकि पैसा लगेगा नहीं उसके। तो आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा फर्क पड़ता है हर फैसले से। अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे आपको, चाहे पेंशन हो चाहे कोई काम हो, अल्टीमेट लाभ जो है महिला को मिलते ही मिलता। आज हमने जो ओल्ड एज पेंशन लागू की, पूरी दुनिया के, पूरी देश के अंदर चर्चा हो रही है उसकी। अभी 2 घंटे पहले ही छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने भी बजट पेश किया छत्तीसगढ़ में, उन्होंने घोषणा कर दी है। शुरुआत हो गई है, हमने करी, छत्तीसगढ़ ने करी, अब केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सबको करना पड़ेगा। और वही सिक्योरिटी देती है आपको। एक व्यक्ति 35 साल से नौकरी करता है, अगर 35 साल की नौकरी में डर सताए तो पता नहीं मेरा बुढ़ापे के अंदर क्या होगा, पेंशन तो मिलेगी नहीं। क्योंकि नई पेंशन योजना अलग तरह की थी, वो पैसा सब जमा हो करके फिर आप शेयर मार्केट में जाता, म्यूचुअल फंड में जाता, शेयर मार्केट ऊपर नीचे होते रहते हैं, पता नहीं कितनी पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी, किसी को नहीं मालूम होता है। और अब जो है ओल्ड एज पेंशन के अंदर पूरी सिक्योरिटी होती है। कई बार तनख्वाह से ज्यादा मिलती पेंशन मिलती है, क्योंकि डीए जुड़ता रहता है, उसके अंदर जुड़ते रहता है। सरकार में बाहर आता है, पर कोई नई बात नहीं। जब ये लागू हुई थी 50 साल पहले, तब भी आ रहा था और ऐसे ही देश विकास कर रहा था, ऐसी पेंशन दी जा रही थी, सब कुछ होता था। पर कम से कम बुढ़ापे के अंदर पेंशन पूरी मिलती है। कई लोग तो खर्च भी नहीं कर पाते। और जब उसकी मृत्यु होती है व्यक्ति की, तो उसकी पत्नी को पेंशन मिलती है। अगर बच्ची कोई घर में है, जो कोई विधवा हो गई है या कोई एकल नारी कुछ है, उसको मिलती है। बहुत शानदार पेंशन है, पुरानी पेंशन। तो हमने कहा ये मानवीय दृष्टिकोण से भी जरूरी है कि हमें पुरानी पेंशन लागू करनी चाहिए। उसमें आलोचना भी हो रही मेरी। 3-4 मैंने आर्टिकल पढ़े इकोनॉमिक टाइम्स के, टाइम्स ऑफ इंडिया में लिख रहे हैं ये आर्थिक क्या कहते हैं विशेषज्ञ, एक्सपर्ट लोग, कि खर्चा बढ़ जाएगा, ये रिफॉर्म्स का उल्टी चलेगी गवर्नमेंट, आलोचना कर रहे हैं। उनकी समझ में धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा। ये मानवीय पक्ष है। अगर आप देश चलाते हो तो हमें एक मजदूर भी होता है। आज देश का निर्माण हुआ है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग अट्टालिकाएं खड़ी हो जाती है, तो खाली मजदूर
मजदूर है इसलिए होती है, खाली मशीनों से नहीं होती है। मशीनों के हिसाब से मजदूर काम करता है, पसीना बहाता है, तब जाके बिल्डिंग खड़ी होती है। जब वो बूढ़ा हो जाता है उसको सोशल सिक्योरिटी चाहिए, सरकार उसको पूरी तरह पेंशन दे, उनका सिक्योर करे बुढ़ापा। ये हमारी ड्यूटी होनी चाहिए, इस भावना से काम करना चाहिए। और ये पेंशन जो नहीं आई है इसकी तरफ ध्यान जा नहीं रहा सरकारों का, अब जाएगा। इस पे मैंने कहा ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो कह रहा है कि आप इसको वापस रिव्यू करो। मानव अधिकार आयोग खुद कह रहा है, इनका बनाया वो कह रहा है, नंबर 1। नंबर 2 जो जुडिशरी का कमीशन है, पे कमीशन, नेक, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सबका, वो कह रहा हम नहीं मानेंगे इसको, आप हमारे लिए ओल्ड पेंशन लाओ। वो कह रहा है जो जजेज हैं वो लागू नहीं करना है अपने आप पर। जब लागू की गई तो मिलिट्री गार्ड अलग रखा गया, उनके लिए ओल्ड पेंशन रहेगी। क्या मतलब हुआ भाई? तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि केरल, मध्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, ऑलरेडी 5-6 राज्यों ने एक कमेटी बनाई रिव्यू करने के लिए, इतना दबाव पड़ा उनके ऊपर। तो कहने का मतलब ये है इस प्रकार के माहौल के अंदर ये पेंशन लागू थी, ये कोई सिक्योरिटी नहीं थी। पता नहीं उसके पेंशन का पैसा जमा हो रहा है वो क्या जाएगा उसका, उस वक्त में क्या होगा। अब जाके जैसे ही मैंने फैसला किया, पूरे राजस्थान के अंदर जो है लोगों में इतनी खुशी की लहर फैल गई, कोई सोच नहीं सकता। एक घटना मुझे बताई गई कि किसी पत्रकार ने पूछा किसी कर्मचारी को, ये तो नाच गाने तो आप देख रहे हो पूरे राजस्थान में हुए थे, कई वीडियो देखा होगा आपने, खूब नाचे, ढोल बजाए, सचिवन सचिव किया। तो एक पत्रकार ने पूछा कर्मचारी को, भाई तुम्हें कैसे लग रहा है? तो वो 30 सेकंड तो चुप रहा, फिर वो नाचने लग गया। ऐसा लगता है तो मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में बताऊं, किन शब्दों में बताऊं कि कैसा लग रहा है। मैं नाच के बता सकता हूं, ऐसा लगता है। तो कहना का मतलब है जो हमारी गवर्नेंस अच्छी करनी है तो प्रतिभाएं जो है वो क्यों आएगी सरकार के अंदर। अगर उनको लगेगा हमारी लाइफ सिक्योर नहीं बुढ़ापे के अंदर, वो प्राइवेट में जाएगा, वो प्राइवेट में जाएगा। इसलिए ये पेंशन योजना से प्रतिभाएं भी आएगी सरकार के अंदर, अच्छी प्रतिभा आएगी तो अच्छी गवर्नेंस देंगे हम लोग, शासन करेंगे, अच्छे अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे। सब तरीके से ये पेंशन योजना बहुत शानदार रही है। हमारे अध्यक्ष जी जब शिक्षा मंत्री थे तो अंग्रेजी स्कूलें खोली इन्होंने, बड़ा प्रयोग किया। आज लॉटरी लग रही, लॉटरी खुलती है वहां पर भर्ती होने के लिए, नंबर नहीं आ रहा किसी का भी। हमने पहले 1200 स्कूलें खोली, फिर कह दिया 5000 की आबादी वाले सब गाँव में स्कूल खोल देंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा आपके मुबारक मौके पर, इसके लिए कोई धन की कमी आएगी नहीं, कभी भी नहीं आएगी। जितनी स्कूलें खुलवाओगे इतनी स्कूलें खुलेगी, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। कोई आपके दिमाग में कोई हो कहीं जगह जहाँ पढ़ेगी बच्चे आने तैयार हो तो मैं तैयार हूँ उसके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं मेरे बचपन का बता रहा हूँ आपको, हम जब पढ़ते थे स्कूल के अंदर 50 साल पहले, तब अंग्रेजी के खिलाफत में आंदोलन चलते थे। अंग्रेजी हमारे क्या काम आएगी। तमिलनाडु में, कर्नाटका के अंदर, आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर हिंदी के खिलाफ आंदोलन चलते थे। हिंदी हमारे क्या काम, हिंदी हमारे मत थोपो। कोई अगर हिंदी में लिखा होता तो बोर्ड जला देते थे वो लोग, और हम लोग जला देते थे अंग्रेजी का बोर्ड। वो माहौल था। हमने भी इंग्लिश सीखी नहीं। पार्लियामेंट मेंबर बन के जाकर के दिल्ली के अंदर देखा है ना, दिल्ली में अंग्रेजी का ही बोलबाला है पार्लियामेंट के अंदर। हिंदी के अच्छे विद्वान आते हैं बनकर के मेंबर पार्लियामेंट, अंग्रेजी हावी रहती है, क्यों? अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनी हुई है। अगर बचपन में आप सीखोगे तो अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हो, वरना थोड़ी बहुत समझ रहे हो अलग बात है। काम चलाओ बोल लो भले ही, जैसे हम लोग करते हैं। अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते हम लोग। अब जो बच्चे को हमने भर्ती करवाया है, तो दादा जी के ये सोच थी इनकी, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ।
जिसके कारण से बच्चा जो है 3 साल का 4 साल का, हम तो प्री प्राइमरी कहते हैं उसको, प्री प्राइमरी शुरू कर रहे हैं। 1000 स्कूल है प्री प्राइमरी शुरू कर रहे हैं। 1-1 लाख लगता है प्राइवेट स्कूलों के अंदर, फीस लगती है बच्चों को। दे सकते हैं गरीब आदमी, इसके मतलब गरीब आदमी इंग्लिश नहीं पढ़ सकता। इलाज करेगा वो पैसे वाला करेगा, तनख्वाह फीस वो दे सकता है। अब हमने जो शुरू किया है उसके अंदर बच्चे प्री में भी प्राइमरी में भी जा रहे हैं, और पूरा हम लोग जब बचपन में जाएगा तो वो इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। 10,000 हमने अलग कैडर बना दिया है, अंग्रेजी पढ़ाने वालों का अलग कैडर बनेगा राजस्थान में। 10,000 से हम शुरुआत कर रहे हैं। आने वाले वक्त में जितनी स्कूलें बनेगी इतनी और भर्ती होती जाएगी अंग्रेजी मास्टरों की, मैं कहना चाहता हूँ। आप पहले टीचर बनना चाहे अंग्रेजी की तो पढ़ना शुरू कर दो अंग्रेजी को, नौकरी जल्दी लग जाएगी। तो कहने का मतलब है कि आने वाले वक्त के अंदर हम चाहेंगे कि अभी कॉलेज की बात की आपको, मैंने पिछली बार 123 कॉलेज खोले, उसमें 33 कॉलेज महिलाओं की थी। फिर मैंने घोषणा कर दी 500 बच्चे स्कूल में होगी, स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा, कॉलेज खोल जाएगा। उसके अंदर के 36 कॉलेज खोल दी इस बार हमने। तो पूरी तरह हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि किस प्रकार से महिलाओं का सशक्तिकरण करें। अब आप जो ऐप आया आपका नया, अब बता दीजिए आप। प्रियंका जी ने तो कह दिया था 40 महिलाओं टिकट, सोनिया गांधी जी ट्राई कर रही है पार्लियामेंट और असेंबली में टिकट मिले महिलाओं को 33%, और प्रियंका गांधी ने जो है 40% टिकट देने का वादा किया था, दे के रही वो यूपी के अंदर। जीते हारे अलग बात है, हमारी स्थिति अच्छी नहीं है यूपी के अंदर, अलग बात है। आज नहीं तो कल अच्छी होगी और महिलाओं के दम पर होगी, मैं कह सकता हूँ। तो ये जो है पुलिस में भी हमने भर्ती शुरू कर दी थी, 50% कर दिया हमने नगर पालिका स्थानीय निकायों के अंदर, पंचायतों में आरक्षण, और कई ऐप बने हैं। पुलिस की अलग फोर्स है जो अभय कमान कहलाती है, वो ध्यान रख रही है लड़कियों का भी, जो मन चले लड़के होते हैं उनके बारे में क्या करना है, सब कुछ कर रहे, सरकार कर रही है। पर ये जो राजेश जी ने बनाया ऐप बनवाया है, इसके लिए इनको मुबारकबाद देता हूँ। ये ऐप खाली ये पूरे प्रदेशवासियों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए है, ये हर लड़की के लिए है। जो ऐप डाउनलोड करेगा वो 4 लोगों को, चाहे उसके परिवार के हों चाहे उसके मित्र लोग हों, उनको वो इतला कर सकते हैं क्राइसिस के वक्त में। अच्छा प्रयोग किया है। मैं समझता हूँ कि इंदिरा गांधी के नाम से करने का एक मैसेज होगा। उसी रूप में आप महिलाएं और जो हमारी गर्ल्स हैं, जो भी हैं, उन सबको इसका फायदा उठाना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर हम सब मिलकर के क्या कर सकते हैं महिलाओं के लिए, एम्पावरमेंट के लिए। स्वयं सहायता समूह बन रहे हैं, उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो टाइम नहीं कि मैं सब बातें आपको इस मौके बताऊं, पर आप कम से कम अभी प्रोग्राम भी लाइव चल रहा है मेरे फेसबुक अकाउंट पर। और पहले भी हमने जब कभी असेंबली में बोलते हैं हम लोग या बात करते हैं तो वो रिकॉर्ड हो जाता है यूट्यूब के अंदर भी या फेसबुक अकाउंट पे भी। आपको चाहिए कि आप कम से कम देखें कि सरकारी योजनाएं क्या है। बजट मैंने पेश किया, 3 घंटे बोला मैं उसके अंदर, 3 घंटे सारे वर्गों के लिए वो उसके अंदर स्कीम है, सभी वर्गों के लिए। मैं चाहूँगा कि आप उसमें देखें। एक काम आप मेरा करें, वो काम ये है, आप कम से कम अपने मोहल्ले के अंदर, अपने गांव के अंदर जो मिलने वाले आपके हैं, उनको लाभ कैसे मिल सकता है उस बजट से। इतनी स्कीमें उसके अंदर है, गरीब तक पहुंचती नहीं है, गरीब तक बात पहुंचती नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, समझता नहीं है। उसमें आप अपनी भूमिका अदा करें। आप एनजीओ बनाए, एनजीओ बना हुआ तो जुड़े उससे, या बिना एनजीओ भी आप काम कर सकते हैं। ये आपको काम करना चाहिए। जितना गरीब की सेवा करेंगे, मैं समझता हूँ गणेश की सेवा होगी। हम गणेश जी को पूजने जाते हैं, तो गरीब की सेवा गणेश जी की सेवा है।
ये सोच के सरकार काम कर रही है। गरीब को गणेश मान करके हम लोग फैसला कर रहे हैं। जो अध्यक्ष जी ने भी आपको कहा, सोशल सिक्योरिटी में हमारा जोर है और मैं समझता हूं कि उसी रूप में आने वाले वक्त में और हम जो भी योजना लेके आएंगे वो ऐसी लेके आएंगे जिससे कि राजस्थान के चौमुखी विकास भी हो और लोगों की समस्याओं के समाधान भी हो। यही बात करता हुआ मुझे खुशी है कि एक ऐप बना, इंदिरा शक्ति मोबाइल ऐप लॉन्चिंग हो गई। अब उसका हम सब उपयोग करेंगे और आप मुख्यमंत्री के निवास पे पधारी हो, इसलिए आप सबका स्वागत है यहाँ पर मेरी तरफ से। जब राजेश जी कहे